खुशी, एम आई ऑडिबल बेटा? खुशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बेटा, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, हम बस 2-3 मिनट में अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स वेट फॉर सम मोर स्टूडेंट्स. एक मिनट. अ वेरी गुड इवनिंग महेंद्र. बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? हाँ. क्यों बच्चा? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? गुड. खुशी, आज हम लोग नए लेक्चर्स के साथ नया चैप्टर्स नहीं खत्म करेंगे, पुराना चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा वही रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे. किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है रिप्रोडक्शन पार्ट में? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग मयूरी, गुड इवनिंग महेंद्र, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग प्रकृति, गुड इवनिंग सौरभ. Within 2 to 3 minutes, we are about to start the class. अगर किसी बच्चे के कुछ नोट्स हो? ऐसी ठीक है. मैं स्ट्रीम चालू नहीं करूं फिर? ठीक. So, dear students, we are about to begin our class. So, today we are having lecture 3 and the chapter is reproduction in organism including human as well as plant. This is Avdesh sir, your biology sir at Pradis Institute of Education. I welcome you all. A very good morning to all of you. So here we are beginning our today's class. बच्चों, क्लास का एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, राइट? तो जो कैमरा आप लोगों ने बंद करके रखा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस. मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है? सो हियर यू ऑल जस्ट रिमूव योर कैमरा. कम ऑन. खुशी, ऋषभ, महेंद्र, प्रकृति, मयूरी, दैट्स अमेजिंग. खुशी है ना? तभी लगता है किस बच्चे को क्या डाउट है और किस बच्चे को क्या कंफ्यूजन है. सो टुडे वी आर हैविंग अ लेक्चर 3, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एंड हियर वी गो. Bacha, we were doing the reproduction, and in that reproduction part, our sexual one we have completed, and then we need to stress on the events that actually occurs in the sexual reproduction. Today we shall work on pre-fertilization, gametogenesis, and gamete transfer. Last class में we had discussed about what is pre
fertilization and I had given the glimpse of what is cell, और सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, देन मियोटिक डिवीजन होता है, दैट एक्चुअली आई एक्सप्लेन। आज हम लोग बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और गैमेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो नेक्स्ट वीक, दिस वीक वी आर अबाउट टू कंप्लीट अवर क्लास। बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके, सो यहां पर जो सेल है हमारा वो तैयार होता है। द सेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे गेट प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डॉटर सेल्स। उसके लिए this process occurs before the fertilization, that is why it is termed as pre-fertilization. In real, the process takes place before the fusion of gametes. Actually ये वो प्रोसेस है जब गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता या गैमेट्स के फ्यूजन होने से पहले वाली जो प्रोसेस है, इट इज प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, सो देयर आर मेनली दो इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आप लोग अगर नीट के लिए भी प्रिपेयर करोगे, सो इट विल हेल्प यू। गैमेटोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जेनेसिस मतलब जनरेशन, मतलब प्रोडक्शन, एंड गैमेट्स का प्रोडक्शन, गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स का जनरेशन is termed as gametogenesis. Next है gametes transfer. Gametes का transfer from male to female organisms, either anther, pollen, stigma. आपने देखा होगा, सुना होगा, एक्सपीरियंस भी कई बार ऐसे फ्लावर्स को देखा होगा। चाइना रोज, कई फ्लावर्स होते हैं, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स होते हैं, कई में अलग अलग होते हैं, एंड वी हैड डिस्कस दैट इन अर्लियर क्लासेस एज वेल। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स विल डिस्कस। गैमेट्स, they are organisms reproductive cell and they are also referred as a sex cells. Female gametes, they are termed as ova or egg cells, while the male gametes, they are termed as sperm. Gametes are haploid cells and each cell carries only one copy of each organism. यहां पे अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, ये एक प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है और हेप्लॉइड प्रीकर्सर सेल्स बनते हैं। एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर मेल एंड द फीमेल वाया डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन प्रोग्राम्स, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। लेटर ऑन एनिमल्स प्रोड्यूस अ टिश्यू व्हिच इज लेड टू फॉर्म गैमेट्स नोन एज जर्म लाइन। ठीक है बच्चा, इज दैट क्लियर? ये टॉपिक क्लियर है? प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट्स। अब बच्चों, गैमेट्स, इफ यू टॉक अबाउट ओवम एंड द स्पर्म, उनका जनरेशन, तो उनका जनरेशन मतलब उनका सिंथेसिस। तो स्पर्म का फॉर्मेशन दैट इज टर्म्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का फॉर्मेशन दैट इज oogenesis। इसमें 3 स्टेज होती है। सबसे पहली फेज होती है मल्टीप्लिकेशन, दूसरी फेज होती है ग्रोथ, और तीसरा फेज होता है मैच्योरेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंगल सेल जो डिप्लॉयड है, न्यूक्लियस, दे हैविंग द स्पर्मेटोगोनिया, एंड इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। लेटर ऑन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और मियोसिस जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, मियोसिस की जो फेज होती है तब जाकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, एंड देन फर्दर मियोसिस 2 टेक प्लेस होता है, तब जाकर हेप्लॉइड 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मियोसिस 2 फेज में टेक प्लेस होता है
और माइटोटिक 1 फेज में अकर्स। अब जो 4 सिंगल सेल्ड होती हैं उसमें स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेयोजेनेसिस एंड फाइनली इट इज टर्म्ड एज स्पर्मेटोजोआ। ओके, oogenesis, oogenesis, fetal life एंड देन oogonia। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद प्राइमरी सेल बनता है ऑफ एग, दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी oocyte। इसमें पहला पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है एंड देन सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होता है मियोसिस 1 की प्रोसेस होने के बाद। और सेकेंड, जब मियोसिस 2 होता है तो एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और एक ओवम बनता है। बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं ऑफ हैप्लॉइड, जबकि वहां पे oogenesis में एक ओवम प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, सो वी आर मूविंग अहेड। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस है ये शुरुआत एक्चुअली होती कैसे है? ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का इवेंट्स का एक सीक्वेंस है दैट इज एक्चुअली अकर्ड एट द टेस्टिस ऑफ द मेल गेमेट्स, दैट इज टर्म्ड एज स्पर्म। अब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स मतलब बेस लाइन, ओके, दे माइग्रेट इनटू द टेस्टिस, ये वहां पे मूव करते हैं और इमेच्योर जर्म सेल्स बनाते हैं विच इज कॉल्ड स्पर्म मदर सेल्स, और इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। इन द इनर सरफेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके इनर सरफेस में इट इज फॉर्म्ड। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, दे एक्चुअली बिगन टू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, और ये डिवीजन कब होता है? एट द प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ड्यूरिंग द टीनेज एंड एट द प्यूबर्टी टाइम दैट प्रोसीजर बिगिंस। उसके पहले ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं होता है, और वंस इट टेक्स प्लेस लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलती रहती है, एंड जब एजिंग होने लगती है तो डिटीरियोरेशन होता है। देयर इज सम क्वालिटी, मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो क्वालिटी है दैट एक्चुअली गेट्स डिटीरियोरेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी जो पहली स्टेज होती है उसमें स्पर्मेटोगोनिया, देखो मैं टर्म बता रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है और स्पर्मेटोगोनिया सेल कह लो। दे आर माइग्रेटिंग अमंग सर्तोली सेल्स, सर्तोली सेल्स टुवर्ड द सेंट्रल ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एट टेस्टिस। वहां पर ये मॉडिफाई होते हैं और लार्ज होते हैं और 4 स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, डिप्लॉयड विद 23 पेयर्स। मतलब कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हुई? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और बेसिकली देयर नंबर इज 23 इन पेयर। Some of the primary spermatocytes do undergo first meiotic division. बच्चों, meiotic division का पर्पस होता है in order to form haploid cells so that they could be a gamete, and further formation के बाद, fertilization के बाद zygote बने और एम्ब्रियोसिस की प्रोसेस बने। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, 2 लेवल, फर्स्ट लेवल का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन meiotic division for the secondary level that actually undergo second meiotic division, और यहां पर 4 स्पर्मिट्स बनते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। ओके, स्पर्मेटिड्स, they are transformed
into mature spermatozoa by the process called spermiogenesis, and sperms are finally released into the cavity of seminiferous tubules. एक cavity होती है tube-like structure, that is termed as spermiation, and the whole process of spermatogenesis takes place about 64 days. Around 2 months में ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यू और कंप्लीट होती है. At any given time, the different region of the seminiferous tubules contain spermatocytes in different stage of development. वहां पर ये जो सेल जब प्रेजेंट होती है तो बेसिकली वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं होती. They are available at that particular place, but in not a mature form, and the sperm production remains nearly constant at the rate of about 200 million sperms per day. Good evening, झलक. So बच्चों, इस तरीके से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, जो आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है. बेसिकली दे रिड्यूस फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड. 23 क्रोमोसोम का पेयर जो है दैट इज ऑफ अबाउट 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि रिड्यूस होके 23 बनाते हैं. एंड देन इसमें मियोसिस की 2 स्टेज होती है. देयर आर 2 फेज, फेज 1 एंड फेज 2. जो फाइनल फेज होता है उसमें बेसिकली 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं, राइट, while in ova there is 1 egg cell formed. Okay, so spermatogenesis की जो पूरी प्रोसेस है that actually completes in 64 days. और इसके अलावा during in meanwhile in any particular tubules the sperms may live, but or per day 200 million sperms are produced. Isn't it amazing? Like what kind of process is going on? So किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है? नो? ठीक है. आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ओवम भी आता होगा, इनफैक्ट आता है, और वो चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. ओके, एंड दे ऑल आर सेल्स. पहले हम लोग एनिमल सेल्स की बात करेंगे, फिर हम लोग प्लांट सेल्स की बात करेंगे. ठीक है. सो as you can see, this is the cross sectional view all seminiferous tubule. इसमें spermatids होते हैं. It also have spermatogonia and Sartori cells, and this is what? Interstitial cell. Question could be asked, what is the function of Sartori cells? So you would be able to respond. बच्चों, जो spermatogenesis की प्रोसेस होती है that is actually begin at the age of puberty. ठीक है, and it is initiated due to the increase in the release of GnRH. ये बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, एंड बाय द हाइपोथैलेमस. अब ये जो हार्मोन होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, बेसिकली ये क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है बच्चा? वेयर कैन वी फाइंड पिट्यूटरी ग्लैंड? ब्रेन में. यस. तो ये बेसिकली वहां पर एक्ट करता है ऑन द एंटीरियर. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेसिकली किसी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो इट एक्चुअली एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और क्या करता है? ये स्टिमुलेट्स करता है किसका? सिक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोफिन्स, जिसको कि हम FSH कहते हैं और LH कहते हैं. ठीक है बच्चा? FSH फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो एक छोटा सा रिकैप करें। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है बेसिकली बिगिन होती है एट द प्यूबर्टी एज, और प्यूबर्टी एज के दौरान बेसिकली क्या होता है कि GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली रिलीज होता है बाय द हाइपोथैलेमस। ये बेसिकली कहां एक्ट करता है? इट एक्ट्स एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्या बेसिकली करता है? इट स्टिमुलेट्स, स्टिमुलाई करता है एंड सिक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोफिन्स हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है, दैट इज टर्म्ड एज FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है LH दैट इज टर्म्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इज दैट क्लियर बच्चा? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओके अब ये जो FSH है ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिकुलर ग्रोथ। टेस्टिस की जो ग्रोथ होती है बाय द टाइम, दैट इज एक्चुअली एनहांस्ड बाय दिस FSH हार्मोन। और ये क्या करता है? अगेन प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो ध्यान से, सब स्टिमुलेशन है, प्रोटीन फॉर्मेशन है, दैट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग बाय द सर्टोली सेल्स, और ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। LH इट एक्चुअली एक्ट्स ऑन द लीडिंग सेल्स, जो कि स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन, एक हार्मोन होता है इन द मेल स्ट्रक्चर, एंड विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis. Is that clear? Any query? Any questions? कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो during this process of spermatogenesis? Is that clear? ठीक है. So what actually happens? Like spermatogenesis, इसकी शुरुआत होती है at the age of puberty, and it is initiated due to increase in and the release of GnRH. ये क्या है? ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। कैसे एग्जीक्यूट होता है? बाय द हाइपोथैलेमस। ये बेसिकली कहां एक्ट करता है? ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब पर, जहां पर ये सिक्रीट करता है 2 हार्मोन FSH और LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH दैट मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो FSH है ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिकुलर ग्रोथ को, जिसके कारण ABP का प्रोडक्शन होता है। ABP क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक प्रोटीन जो कि एंड्रोजन को बाइंड करता है, राइट, एंड दैट इज एक्चुअली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय FSH। कहां पर होता है? वाया सर्टोली सेल्स। और ये काहे में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है स्पर्म जेनेसिस की प्रोसेस में। LH ये एक्ट करता है एट द लीडिंग सेल्स, और ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इनिशिएट करता है, एंड विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis. अब बच्चों you can see the seminiferous tubulus, the enlarged one here. Spermatogonia is there. Sertoli cells, as you can see the red one at the big one. Primary spermatocytes, क्योंकि यहाँ पर भी meiosis की 2 फेज होती है, meiosis 1 and meiosis 2. Secondary spermatocytes and then spermatid, and they are spermatozoa. Is that clear बच्चा? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है बच्चों, you can see a mature human sperm. बेसिकली इसके 3 सेगमेंट होते हैं. वन इज
head, another is middle part and the third one is tail. इसी tail के कारण this is motile in nature, ये movement कर पाता है। इसका जो हेड है बेसिकली उसमें दो पार्ट हैं, वन इज एक्रोसोम और दूसरा होता है न्यूक्लियस। हेड को बॉडी से कनेक्ट करने के लिए एक सेगमेंट होता है दैट इज नेक, और बॉडी में एक ऑर्गेनल होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया that is basically termed as, or the purpose is, or basically known as the powerhouse of the cell, जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को ब्रीफ में स्टडी करते हैं। जो ह्यूमन स्पर्म है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, मतलब उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग, ये फ्लैजुलेटेड होता है, हाँ, क्योंकि उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेल कहते हैं, एंड इट इज अ मोटाइल, जिसके कारण ये मूव कर सकता है। सो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक फ्लैजुलेटेड एंड मोटाइल गैमेट। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो होल बॉडी होती है स्पर्म की, दैट इज enveloped by a plasma membrane and it is composed of a three things. One is head, another is the body segment and the lower part is tail. ठीक है, now जो head होता है that is comprises of two parts, acrosome or nucleus. Everything must have been under the control of nucleus. एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके कारण पूरी की पूरी वो जो बॉडी है वो कंट्रोल्ड में रहती है। एक्रोसोम जो कि अपर पार्ट है स्पर्म का इन अ हेड, दिस इज अ स्मॉल कैप लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर एज यू कैन सी एट द ह्यूमन स्पर्म। ये जो पार्ट है कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली एक्रोसोम। ठीक है, ये एक स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और पॉइंटेड होता है। इट इज प्रेजेंटेड एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस एंड इज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड। सेल में हमने पढ़ा है ना कि न्यूक्लियस होता है एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होती हैं। बेसिकली दे आर द सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स which actually support a cell to survive. It contains hyaluronidase, hyaluronidase, ये एक तरह का एंजाइम होता है। It is a nature of proteolytic enzyme जो कि mainly और commonly termed as sperm lysine, which helps to penetrate the ovum during the fertilization. बेसिकली फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म्स मूव टूवर्ड द ओवा, तब ये जिस उससे एसोसिएट होते हैं तो उसका कैप हाइड्रोलाइज होता है, तब जाकर ये जो न्यूक्लियस है इट कुड एंटर इनसाइड द आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, व्हेनेवर स्पर्म gets fertilized, तो वहां पे क्या होता है, ये जो कैप है ये डिसॉल्व हो जाती है और उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है इट एक्चुअली मूव्स इनसाइड द ओवम, और वहां पर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये फ्लैट होता है और ओवल शेप का होता है। As you can see there, in that manner, how does the nucleus actually look alike? Can you see? अब जो neck है वो very short है and it is present between the head
and the middle piece you can see there, and it contains proximal centriole towards the nucleus, which plays a role in the first division of zygote. इसी के कारण जाइगोट का पहला डिवीजन पॉसिबल हो पाता है. And second is distal centriole that actually gives rise to the axial filament of the sperm. स्पर्म का जो एक्सिस है, उसका जो एक्सियल फिलामेंट है, उसका जो ग्रोथ होता है, दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय डिस्टल सेंट्रियोल. और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? ये बेसिकली न्यूक्लियस कंटेन करता है टूवर्ड इट, जहां पर जाइगोट का पहला डिवीजन पॉसिबल हो पाता है. अब जो मिडल पीस है, दैट एक्चुअली possess माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंड इट इज स्पाइरली ट्विस्टेड. देख सकते हो, एज यू कैन सी, स्पाइरल फॉर्म में ट्विस्टिंग हो रही है, इसकी हो रही है ना. ओके, सो अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल और निबेनकर्न pertaining to mitochondria. It produces energy. Yes, mitochondria, जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और इसका काम तो है एनर्जी प्रोड्यूस करना. अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो जो स्पर्म है उसकी जो मोटिलिटी है वो इफेक्ट करेगी. कई केसेस में जिन लोगों को इस तरह का डिसऑर्डर होता है, actually in that case the mitochondrial concept doesn't work in better manner or as per the expected standards. It produces energy in the form of ATP molecule, that is adenosine triphosphate, okay, for the movement of sperm. Now the tail is the longest part of the sperm, as you can see, that is slender and tapering. It is formed of the central axial filament or axoneme or an outer protoplasmic sheet. एक शीट से बना होता है, that is protoplasmic. और जो लैशिंग मूवमेंट होता है, एक टेल का जो मूवमेंट होता है, that is termed as a lashing movement. It is about to push the sperm forward. You might have seen एक फिश कैसे स्विम करती है, वो अपने टेल को ड्विंगल करती है, जिसके कारण एक पुश आता है उसके आगे वाले पार्ट में, जिसके कारण वो मूव कर पाती है. एंड हियर इज द सेम. इज दैट क्लियर? जितना अभी हमने पढ़ा समझ में आया? क्यों झलक? क्यों भाई? ऋषभ, महेंद्र, वैष्णवी, मयूरी, खुशी. नेक वाला जो पार्ट है बेटा, ये बेसिकली एक अटैचमेंट है जो कि हेड और बॉडी को अटैच करके रखता है. ठीक है, और जब ये स्पर्म ओवा में फ्यूज हो जाता है तो ये लेयर डिसॉल्व हो जाती है. ओके, अब जो ह्यूमन मेल इजैक्युलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during coitus. Yes, and it is estimated that कि लगभग 60% जो स्पर्म होता है must have a normal shape, of which at least 40% must show vigorous motility for the normal fertility. एक ह्यूमन स्पर्म जो है बेसिकली उसका जो काउंट होता है दैट कुड बी रेंज अराउंड 200 to 300 million ड्यूरिंग द एजेक्युलेशन प्रोसीजर व्हेन दे हैव द कोइटस. और उस समय 60% मस्ट हैव द नॉर्मल वन, while 40% जो होता है दे हैव द विग्रेस मोटिलिटी फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी. बच्चों, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्पर्म होते हैं दे हैविंग अ टू हेड. ओके,
देखो प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल, अच्छा वापस से बताऊं, अच्छा एक मिनट, पहले जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है उसको समझा दूं। बेसिकली कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होती, तो उसके कारण जो डाइट वगैरह प्रॉपर नहीं होता तो कई बार डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। और जो स्पर्म का जो हेड होता है, कई बार दो हेड भी होते हैं, ठीक है। और दे आर समटाइम्स इट हैपेंस दैट दे आर एक्चुअली नॉट मूविंग, नॉट वर्किंग एंड नॉट इवन प्रॉपर फेज ऑफ मोटिलिटी। जितना ज्यादा एक स्पर्म एक्टिव होता है उतना ज्यादा उसके चांसेस होते हैं इन ऑर्डर टू गेट डिफ्यूज टू फॉर्म जाइगोट और द एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये जो डिस्टल वाला पार्ट है, जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल है, ये उसके शेप को बताता है बच्चा। कैसे? जो नेक है, ठीक है, आई एम डिस्क्राइबिंग दिस पैरा, जो नेक है बहुत ही शॉर्ट होती है, इट इज अ शॉर्ट ऑफ अटैचमेंट। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो जिनका जो बॉडी होता है मस्कुलर होता है ना, और दे हैविंग जो नेक होता है उसका डिस्टेंस काफी कम होता है। सो इट इज लाइक दैट ओनली, वेयर द नेक एक्चुअली possess a very small segment। यहां पर इसमें दो चीज होती है, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल जो कि प्रोक्सीमेट करता है टुवर्ड अप वन, सेकंड है डिस्टल जो कि बेसल पार्ट है। इट गिव्स राइज टू द एक्सियल, एक्सियल पर्टेनिंग टू एक्सिस, ये इस चीज को एक्सिलरी बॉडी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि जब ओवम के साथ स्पर्म का डिफ्यूजन होता है, तब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू गेट डिसॉल्व एंड एसोसिएटेड टुगेदर, ठीक है। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया लिव देयर, तो दे डू हैव अ प्रॉपर प्रॉक्सिमिलिटी। लाइक आपने देखा होगा एक रॉकेट कैसे मूव करता है, जब हम कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं या जब बेसिकली रॉकेट को उड़ाते हैं। इनफैक्ट एक एग्जांपल ले लें, अभी चंद्रयान वाला जो पार्ट है, बेसिकली दे आर सर्टेन व्हीकल्स। क्यों भाई, किसी को कुछ बेसिक पता है कि कैसे एक रॉकेट लॉन्च होता है स्पेस में? क्यों भाई, नहीं पता? ऐसा हो ही नहीं सकता। बेसिकली कुछ व्हीकल्स होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, जो कि रॉकेट को अपने साथ कैरी करते हैं और उनमें फ्यूल्स होते हैं, और वो फ्यूल्स में इतना ज्यादा प्रेशर होता है दैट एक्चुअली वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट, आपका जो प्रोजेक्टाइल चैप्टर है फिजिक्स का, आइदर इन 11th और 12th, लाइक इन मोशन इट वाज, तो उसमें यू माइट हैव स्टडीड अबाउट कि देयर आर सर्टेन लॉन्चिंग व्हीकल्स जिसमें रॉकेट्स जो हैं वो कैरी करते हैं पर्टिकुलर डिवाइसेस, और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी उनको भेजते हैं। और जब वो हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, और वो पर्टिकुलर जो बॉडी है जो टारगेटेड रहती है, स्केप वेलोसिटी से चलता है, यस, तो वो उस पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया में या ऑर्बिट में जाकर सेटल हो जाती है। The such kind of scenario could be here. You just try to think about the fusion of these two things, जहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका मेजर पार्ट है टू प्रोवाइड द एनर्जी सो दैट इट कुड सस्टेन। अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं रहेगा तो स्पर्म विल डाई, ठीक है ना। So until or unless the diffusion going to take place, the fusion going to take place, it provides that energy. Distal as well as proximal, जहां पे वो उसका हेड और जो सपोर्टिंग पार्ट है, that's going to provide that energy. Is that clear बच्चा? क्यों झलक, समझ में आया? आगे बढ़े। आपने स्केप वेलोसिटी में पढ़ा है, और कैसे कह सकते हो कि नहीं पढ़ा सर, नहीं आया समझ में, है ही नहीं? एवरीथिंग यू हैव स्टडीड। ओके, दोबारा से बताता हूं, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं,
देन एक्सप्लेन करता हूं उसको मैं। oogenesis. Oogenesis is the process of formation of egg. This is the process of development of the female gamete or the egg or the ovum in the ovaries. ओवरी में, हाँ जी, सेंट्रियोल वाला पार्ट मैं आपको दोबारा बताता हूं। जब अभी हम लोग सेल डिवीजन में एक बार फिर से रिकेप करवाऊंगा, उसमें आई विल एक्सप्लेन कि कैसे मियोटिक डिवीजन होता है और डिस्टल और प्रॉक्सिमल पोजीशन क्या है, तब आपको चीज समझ में आ पाएगी। ठीक है, अभी उस चीज को हम वहीं पे होल्ड करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। द प्रॉक्सिमल and the distal part, I will explain this thing because these are related to the terminologies, right? So I will explain that topic. तो कंटिन्यू रहना क्लास में ना, I will explain. oogenesis की बात करते हैं, the formation of ovum, the formation of egg cell कहां बनेगा? At ovary, right? अब during the fetal development, certain cells in the germinal epithelium, क्यों? एपिथीलियम पढ़ा है? क्या होता है एपिथीलियम सेल? एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिथीलियल, क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? झलक, महेंद्र, ऋषभ, आउटर लेयर, एग्जैक्टली। सो ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, certain cells in the germinal epithelium of the fetal ovary divided by mitosis and produce millions of oogonia or egg mother cells or oogonia. No more oogonia are formed or added after birth. The oogonial cells start dividing and enter into prophase. याद है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको माइटोसिस बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इन अ सेल डिवीजन फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। बेसिकली जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पर दे आर हैविंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एग्स, जो कि माइटोटिक डिविजन्स के कारण ही दैट एग्जीक्यूट रहते हैं और वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, दे आर नॉट एक्टिवेटेड। बट वंस दे अचीव प्यूबर्टी, तब से वो एक्टिवेट होते हैं, एंड देन ओनली एट द ड्यूरिंग एमसी साइकिल दे स्टार्ट गेट्स releasing and that actually enter, जब प्रोफेज 1 में आते हैं तो मियोटिक डिवीजन होता है एट वन टाइम और प्राइमरी यूसाइड्स बनते हैं। बच्चों प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई भी प्रोसेस स्पेशली जब सेल का डिवीजन होता है बायोलॉजिकल फॉर्म में, तो इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हमने एक बार किया और रप्चर हो गया या उसके दो हिस्से कर दिए। इट इज जस्ट लाइक दैट द क्रोमोसोम्स गोना टू गेट डिवाइडेड। एक पूरा सेल का जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो पूरा डिवाइड होता है। उसके बाद इंडिविजुअल सेल्स तैयार होते हैं, मैच्योर होते हैं। अगर नॉर्मल डिवीजन है तो बॉडी का जो टूटना होता है, रिपेयरमेंट होता है, वो उसमें लग जाते हैं। अगर वो जर्मिनेटिव सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, सो दे गेट रेडी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके, सो हियर प्राइमरी oocytes बनते हैं एट टेम्परली अरेस्टेड इन दिस स्टेज, उनका लिमिटेशन होता है। अब ये जो प्राइमरी oocytes हैं then get surrounded by the single layer of granulosa cells and they form primordial या फिर प्राइमरी फॉलिकल। बच्चों ये अपने आप में ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा आपको इसको इमेजिन करने की जरूरत है कि बेसिकली जब एक सेल बनती है एंड इट इज अबाउट टू गेट रिप्रोड्यूस और इट इज अबाउट टू गेट फ्लरिश, तो उसके आजू बाजू एक कुशन शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तब जाकर ये oogonia cells बनते हैं। A large number of follicles degenerate, टूटते हैं, हटते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। इतना आसान नहीं होता ये चीजें। एंड अबाउट 60 to 80,000 follicles are left in each ovary.
प्रत्येक ओवरी में सिर्फ इतने ही फॉलिकल्स रहते हैं. ओके, so as you can see, this is a structural view of the ovary. This part is a corpus luteum. This part albicans, secondary oocytes, mature Graafian follicle, tertiary follicle, secondary, primary, primordial, and the blood vessels. Okay, in this manner it actually takes place. हमको लगता है tertiary, the secondary, and the primary and the primordial follicles and the blood vessels. In this manner जो ovum cell है उसका formation होता है. बच्चों आया समझ में? Is that clear? आगे बढ़े? क्यों भाई झलक? आपका वो टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले वट एवर द कंटेंट इज देयर, आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप दिस थिंग. अब बच्चों जो प्राइमरी फॉलिकल है, ध्यान से देखो, प्राइमरी फॉलिकल, इट इज लाइंग एट द मिडल वन, ब्लड वेसल्स, primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, and the tertiary follicle gets surrounded by many layer of granulosa cell and a new thicker layer बनती है जिसको कि सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं. एज यू कैन सी, जो प्राइमरी फॉलिकल है, कई तरह की थीका सेल्स उसके आजू बाजू सराउंड हो रही हैं, एंड दैट इज गोइंग टू लीड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल. अब फ्लूइड filled space, the antrum develops in the follicle and get transformed into the tertiary follicle. अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें एक फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, एंड दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी फॉलिकल. इज दैट क्लियर? अब जो थीका लेयर है, दैट एक्चुअली गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. यहां पे इसकी दो लेयर्स बनती हैं. जो इनर वाला थीका है दैट इज इंटरना, जो आउटर वाला पार्ट है दैट इज एक्सटर्ना. इज दैट क्लियर? नाउ एट दिस टाइम जो प्राइमरी oocytes within the tertiary follicle grows in size and completes the first meiotic division, that is from the secondary oocyte. बच्चों ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो प्राइमरी एग सेल है, oocyte है, वो टर्शरी फॉलिकल में ग्रो करता है और उसके साइज में भी ग्रोथ होती है, और उसके बाद तब जाकर पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocytes बनती हैं. ब्लड फॉलिकल्स, ब्लड फॉलिकल से सेल गई प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल. इनके बीच में थीका लेयर बनती है. इनर साइड इज टर्म्ड एज इंटरना, आउटर साइड इज टर्म्ड एज एक्सटर्ना. ओके, एंड द लेटर ऑन जब इस टर्शरी फॉलिकल में जो कैविटीज होती है दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड, और जब वहां पर ग्रोथ होती है सेल की, प्राइमरी oocytes की, तो दैट इज टर्म्ड एज अ सेकेंडरी oocyte that is actually being executed by the first meiotic division. समझ में आया? बस इतना ध्यान रखना है, एक्चुअली सेल्स की अलग अलग स्टेज है. अब अनइक्वल डिवीजन जो है वो रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ फर्स्ट पोलर बॉडी. ये जो यहाँ पे पोलर बॉडी बनती है वो इसलिए बनती है क्योंकि इन सेल्स का इक्वल अमाउंट में डिवीजन नहीं होता. कुछ सेल्स बड़े फॉर्म में डिवाइड हो जाती हैं और कुछ सेल छोटे फॉर्म में रहती हैं. इस तरीके से फर्स्ट पोलर बॉडी डिसइंटीग्रेट, वो शेप में आती हैं. अब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो ये सेकेंडरी oocyte है ये सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में जाएगी, यस और नो? प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में गई और सेकेंडरी oocyte
सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में गई, जाएगी कि नहीं? क्यों भाई? सौरभ, प्रकृति, ऋषभ, झलक, महेंद्र, मयूरी, यस और नो? जाएगी, एब्सोल्युटली जाएगी. सो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये जो सेकेंडरी oocyte है दैट एक्चुअली अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन और एक लार्ज सेल बनाती है जिसको कि हम ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं. नाउ जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो डीजनरेट हो जाती है और टर्शरी फॉलिकल जो इवेंचुअली है वो मैच्योर हो जाती है एंड इसको कि हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं. द टर्शरी फॉलिकल गेट्स मैच्योर्ड व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. अगर फर्टिलाइजेशन इस दौरान नहीं होता, मतलब एसोसिएशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम नहीं होता, तब सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज नेवर कंप्लीटेड एंड एग गेट्स डिसइंटीग्रेटेड. वो वहां से डिटैच हो जाता है. एट द एंड ऑफ द गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स each primary oocyte give rise to only one haploid ovum. जबकि मेल में क्या होता है, one sperm mitogenesis procedure gonna to lead 4 haploid cells, while in oogonia, oogenesis, 1 ovum is produced. Is that clear? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आया समझ में? क्यों बच्चा? यस और नो? You can see this is the human ovum, ooplasma, plasm, germinal vesicle, the nucleus is there, okay, Wittline membrane, zona pellucida and corona radiata. The structure is like that. अब जो human ovum है बच्चों, that is a non-ciliodic, that is alicethal and microscopic in nature. मतलब as you can see they are having a several layers of other cells that's gonna to provide it in a better way. That's why the term is non-cleodic or alicethal. ये भी microscopic nature का होता है, that we cannot see via naked eye. इसका जो cytoplasm है, this that is called ooplasm. एक सेल का जो फ्लूइड और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, बट क्योंकि ये ओवम सेल है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है दैट विल बी टर्म्ड एज ooप्लाज्म. और ये कंटेन करता है एक बड़ा साइज ऑफ न्यूक्लियस जिसको कि हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं. अब ये जो ओवम है दैट इज सराउंडेड बाय 3 कवरिंग जिसको कि कहते हैं विटिलिन मेम्ब्रेन, मिडल थिक जोना पेल्यूसिडा और आउटर थिक कोट ऑफ फॉलिकल सेल्स कोरोना रेडिएटा. इसकी 3 लेयर्स होती हैं. इनर साइड विटिलिन मेम्ब्रेन, मिडल साइड जोना पेल्यूसिडा और आउटर साइड कोरोना रेडिएटा. Between the retinal and membrane in a zona pellucidata, a narrow perivitellin space is there. इनके बीच में एक छोटा सा पतला सा स्पेस होता है that is actually lying in between zona pellucida and vitelline membrane जिसको कि perivitellin space कहते हैं. ये स्ट्रक्चर क्लियर है? क्यों बच्चा? Is that clear? थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है और थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है. ओके, दैट वाज द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अब थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इट इज बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर से बनता है जबकि ये मेगास्पोर से बनता है. इट इज नॉट एम्बेडेड परमानेंटली इन माइक्रोस्पोरेंजियम. ये माइक्रोस्पोरेंजियम में हमेशा के लिए धंसा नहीं रहता और बट ये एम्बेडेड रहता है. अब जो मेल गैमेट्स है इट कम आउट ऑफ द पोलन ग्रेन ड्यू टू द पोरेन ट्यूब फॉर्मेशन.
जब पोलन ट्यूब बनती है तब जाकर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इट कम्स आउट एक्चुअली। और फीमेल गेमेट्स, इट ऑलवेज बी इनसाइड एंड कवर्ड विद मेगास्पोरेंजियम। मेल गेमेट्स में दो पार्ट होते हैं, दैट दो फेज होती हैं, प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पहले, और पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद का चेंजेस आते हैं। जबकि फीमेल गैमेट्स में एक ही सिंगल फेज होती है। मेल गैमेट, इट इज बेसिकली 3 सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, एंड इट डू हैव 7 सेल स्ट्रक्चर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट गेट्स इंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड, हट जाते हैं। एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो दो नए स्ट्रक्चर बनते हैं, वन इज टर्म्ड एज एंडोस्पर्म एंड अनदर इज टर्म्ड एज oospum। बेसिकली ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और द पिस्टल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंडोशियम along with that septum formation। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर हमने जो पढ़ा है उसमें आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज नाउ वी आर अबाउट टू वाइंड अप टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में गैमेटोजेनेसिस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, गैमेट्स का ट्रांसफर डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड द फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, सो फॉर द डे we are winding up. We'll continue this content along with the answer. Yes, I will answer beta. I will begin from that topic झलक। मैं सेंट्रियोल पार्ट से ही डिस्कस शुरू करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी याद से उसको आप अटेंड करिएगा। ठीक है। So we are signing out for the day. Have a nice day.